हेलो वेलकम टू अपना लक्ष्य। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट का हिंदी कहानी में यूनिट 7 हम पढ़ रहे हैं। और ये रहा आपका सिलेबस, आप इसे देख लीजिएगा। बार बार सिलेबस रखने का मकसद बस इतना है कि आप बार बार इसे देखते रहिए ताकि ये सारी चीजें आपको याद रहें। यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य। जनेंद्र कुमार की यह कहानी है। अपना अपना भाग्य कहानी वातायन कहानी संग्रह में 1931 में संकलित है और इसमें 13 कहानियां संकलित है, जिसमें फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, अंधे का भेद, दिल्ली में आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्त, तमाशा, भाभी। और इसमें पात्र हैं, एक पहाड़ी लड़का है जो 10 वर्ष का है, लेखक है कथावाचक और लेखक का मित्र। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। अपना अपना भाग्य, जनेंद्र कुमार। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो पहली पंक्ति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस कहानी से कई पंक्तियां पेपर में पूछी जा चुकी हैं। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था। और पार्श्व में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सौधैर्य, एकाग्र, एकहस्त, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लाल में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मार पीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते हैं। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीतते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल वे प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना ओर था ना छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कोई बता सकता है? क्वेश्चन मार्क। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला जा रहा हो। अधिकतर गर्भ से तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों में सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता
अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थी पितृदेव भी थे जो अपने चारों तरफ लप, बुजुर्गी को चारों तरफ लपेट कर धन संपदा संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़ों के साथ साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी पटकार सकती थी। वे 2-3 दिन 4-4 की टोलियों में निसंग निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चलती जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला। अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। मनुष्यों का वहां तांता एक एक कर छिड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं बैठे थे। सर्दी से मालूम हुई हमारे ओवर ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ रहा था। तब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए एक प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी और दर्पण का कंपन हुआ। लहरें लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उसके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी ना दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलाकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद सफेद शून्यता से फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृंदाकर शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चलते जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचो, कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी।
जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। और वह कैसे क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठो। हम उस चूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5-10 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। उन्होंने कहा, जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठाने के लिए अब इस जोर से बैठा लिया गया तो और जरा और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था। और जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा बैठो और बहुत देर तक बैठ जाते हैं, बस वही। चुपचाप बैठो, तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर और नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और न वह जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है ना पिछला है, ना दाया है ना बाया है। पास ही चुग्गी के लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 वर्ष का लड़का है। इंपॉर्टेंट है, 10 वर्ष। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूखी हैं। माथा जैसे अभी से ही झुर्रियां खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ऐ। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्यों क्या नौकरी थी? सब काम। 1 रुपये और जूठा खाना। काम क्या था? सब काम और 1 रुपया और जूठा खाना। इम्पोर्टेंट है। बच्चा क्या करता था? नौकरी। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? है। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। कितना कोस दूर गांव? 15 कोस। इम्पोर्टेंट है। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कोई छोटे भाई बहन हैं, कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और सोती थी। सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ आए। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। वह अब नहीं है। लेखक ने पूछा, कहाँ गया?
बच्चे ने जवाब दिया, मर गया। लेखक बोले, मर गया? मर गया? हाँ। बच्चे ने कहा, हाँ साहब, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। वहां वहां साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दो साला लपेटे थे। मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह कोई बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे 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 में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से। लो यह जी नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी। जी बस, खूब है। ऐसे गोरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी। जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी। कितने रुपए वाला किराया? 4 रुपए वाले किराए सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट हैं। कितने के नोट है? 10-10 के नोट है, इसीलिए इन्होंने नहीं दिया। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब। होटल का नाम इम्पोर्टेंट है। होटल डी पब, जानता है? वही कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति में एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयंकर शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनी है सुनाई मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, या बेहाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे वह वह बालक निश्चित समय पर हमारे डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुंह पर
छाती, मुट्ठी और पैर पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना, सब सोचा, अपना अपना भाग्य। कहानी यहीं समाप्त होता है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में।